वेलकम टू द प्रोमाइज अकेडमी गाइस। आज फोर्थ लेक्चर है हमारा। कौन सा चैप्टर हम कर रहे थे? क्वालिटी रिव्यू। और ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 17। आई होप आप सबने पहले के वीडियोस देख लिए होंगे और उसके बाद आप इस टॉपिक पे इस लेक्चर पे आ रहे हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी देखे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है पीयर रिव्यू के, स्कोप क्या है। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है? प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू। ये एक्चुअली परफॉर्म कैसे होता है इन रियल लाइफ। तो वो चीज़ों को हम देखेंगे कि हमारे रियल लाइफ में ये प्रोसेस इंस्टीट्यूट कैसे इनिशिएट करती है, इसका रिजल्ट कैसे आता है, इसका रिपोर्ट कैसे आता है। ठीक है, वो सभी चीज़ों को हम देखेंगे हमारे कौन से कॉन्सेप्ट में। आप देख रहे हो अपने सामने, प्रोसेस ऑफ पीयर रिव्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सब रिवाइज कर रहे हो पुराने लेक्चर्स की, तब आपको ये चीज़ें रिटेन होंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आप सबने देखा होगा और आपने कर लिया होगा। ठीक है, क्वालिफिकेशंस भी हमने देख लिया। ये हमें देखना बाकी है। ये टॉपिक देखना बाकी है। उसके बाद हमें मूव करना है पीयर रिव्यू प्रोसेस पे। ठीक है, आप सबके सामने पीयर रिव्यू प्रोसेस। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या अप्रोच रहेगा पीयर रिव्यूअर का। जो हमें रिव्यू करेंगे उनका क्या अप्रोच रहेगा, और हमारा क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगा कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिव्यूअर से। वो उनमें कौन सी ऐसे क्वालिटीज़, कौन से ऐसे गुण होने चाहिए। तो पहली बात क्या है? The approach of peer reviewers should be courteous, professional and helpful. ऑब्वियस सी बात है। आप ये कोई एक रोग बिहेवियर आप अडॉप्ट नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। ना ही आप चाहोगे कि कोई आपसे बदतमीजी से या किसी भी ऐसे ढंग से बात करे, रूडली बात करे। तो इन शॉर्ट उनका बिहेवियर, जो रिव्यूअर का बिहेवियर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? कोर्टियस होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। आपने एथिक्स और ड्राफ्टिंग में भी पढ़ा है कि एज अ प्रोफेशनल हमारे कैसे, एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमारी बिहेवियर को कैसा होना चाहिए? प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, और हेल्पफुल। हेल्पफुल क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली ये प्रोसेस हमारे इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए है। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पर्सन, the peer reviewer should be helpful. ठीक है, the peer reviewer should be helpful. Just a second. Throughout the review process, बेसिक हमें 3 क्वालिटीज तो मिल गई। देखो, क्वालिटीज की बात यहाँ की गई है, लेकिन यहाँ पर भी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। He should be appreciative of good practices while suggesting areas of improvement, and should adopt a collaborative approach with the practicing unit during the review process, and should ensure minimum disruption to the PU during the peer review. जैसे आप सब जानते हो कि ये प्रोसेस, सेल्फ इवैल्यूएशन, एक इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोसेस को लाया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। जब भी आप कुछ अच्छा करते थे स्कूल में, स्कूल के डेज की बात करें, जब भी आप स्कूल में कुछ अच्छा करते थे और अगर टीचर आपकी तारीफ कर दे, तो आपको अपने आप में अच्छा लगता था। आपको लगता था कि हाँ, हम अच्छा करें लाइफ में, या फिर आपको लगता था कि हाँ, मेरा आज दिन बहुत अच्छा गया। उस दिन बच्चों को ये हमेशा लगता कि अरे वाह, आज का दिन बहुत अच्छा था। उस टीचर का एक तारीफ करने का एक लहजा, तारीफ करने वाली बातें आपको मोटिवेट करती है कि आप और बेटर करो, इम्प्रूव करो पहले से। बिल्कुल से बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट के साथ ये भी है कि जैसे आप कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस, देखो ऐसा तो है नहीं, देखो कमियां हर जगह हो सकती हैं। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फर्म्स में कमियां होती है। अच्छा, एक बात बताओ, सत्यम का की ऑडिट किसने की थी? बिग फोर सीए फर्म्स में से एक ने की थी। मुझे भी नाम याद नहीं, पीडब्ल्यूसी या डेलॉयट था शायद। उनमें भी तो गलतियां थी, तभी ना सत्यम डूबने के बाद उनके ऑडिटर्स पे सवाल खड़े हो। अगर उनकी प्रैक्टिसेस एकदम परफेक्ट होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या आप पीएमसी बैंक का ही ले लो।
जो महाराष्ट्र की एक कोऑपरेटिव बैंक है, उस उनका अगर ये सिचुएशन है, तो उनमें ऑडिटर्स और जो अथॉरिटीज़ है वो सब शामिल है, ठीक है? तो वही चीज़ें हैं। अगर देखो आप में हो सकता है कि आप में 100 कमियाँ हों, लेकिन आप में कोई ना कोई अच्छाई भी होगी। तो बिल्कुल उसी बात के लिए रिव्यूअर को हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम एज अ कंपनी सेक्रेटरी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी तारीफ करे अगर हम कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर हमारी प्रैक्टिसेस थोड़ी भी अगर अच्छी हैं तो वो उसको अप्रिशिएट करे, और जहाँ कमियां हैं उसे इम्प्रूव करने के लिए हमें सलाह दें। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम कहाँ थे? पहला कि वो अप्रिशिएट करें हमारे गुड प्रैक्टिसेस को, सजेस्ट करें इम्प्रूवमेंट्स कि भैया हमें कमियां हैं तो क्या है। फिर दूसरी बात है कि कोलैबोरेटिव अप्रोच हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये प्रोसेस सिर्फ किसी एक के फ़ायदे या नुकसान के लिए नहीं है, ये प्रोसेस है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव मतलब क्या? कि हमें साथ मिलकर ये प्रोसेस को करना है और इस प्रोसेस से फ़ायदा होना चाहिए दोनों पार्टीज़ को। अब आप पूछोगे कि रिव्यूअर को कैसे फ़ायदा मिलता है? रिव्यूअर को फ़ायदा मिलता है, मॉनेटरी टर्म्स को छोड़ दिया जाए तो उनको भी पता चलता है कि क्या-क्या गुड प्रैक्टिसेस हैं। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपकी एस्टैब्लिश्ड फर्म है तभी आप में गुड प्रैक्टिसेस होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई फर्म है, उन्होंने बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया, तो उनकी प्रैक्टिसेस को भी हम अप्रिशिएट करेंगे और हम भी चाहेंगे कि वो हम भी अडॉप्ट करें, ठीक है? एंड शुड इंश्योर मिनिमम डिसरप्शन, ये बहुत ज़रूरी है। देखो मिनिमम डिसरप्शन, देखो क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ उनका काम क्या है कि रिव्यू करवा लेना। उनका काम ये भी है कि वो जो उनकी क्लाइंट्स हैं, उनकी जो सर्विसेज है वो करके ऑन टाइम दें। और हो सकता है कि ये रिव्यू प्रोसेस बीच में ही आ जाए। सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट हमें बहुत क्लाइंट्स की तैयारी करनी थी, लेकिन क्या हुआ कि हमें पीयर रिव्यू का नोटिस आ गया कि भैया इंस्टीट्यूट हमसे कह रही है कि आप पीयर रिव्यू करवाओ। तो हम डिनाई तो कर नहीं सकते, अब हमको करवाना होगा। और आपको वो चीज़ अपने क्लाइंट्स को जो कमिटमेंट कर रखी है वो तो करना ही करना है, ये भी साथ में करना है। तो इसलिए ये जो हमारा पीयर रिव्यू का प्रोसेस है वो एक हिंड्रेंस ना पैदा करे, एक कोई रुकावट ना पैदा करे। जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी जो सर्विसेज हम जो क्लाइंट को ऑन गोइंग बेसिस पे दे रहे हैं, उसमें कभी भी रुकावट पैदा ना करे, ठीक है? A peer reviewer should be able to provide practical and insightful comments in a discussion mode. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बस एक वन वे डायलॉग हो, वन वे ट्रैफिक हो कि भैया बस वो बोलते जा रहे हैं, वो आप सुनते जा रहे हो। ऐसा नहीं है। डिस्कशन मोड मतलब आप भी बोलो, हम भी बोलेंगे और दोनों एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है? क्योंकि कहीं भी आपको अगर ग्रोथ करना है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात ले लो, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास ही ब्रिलियंट आइडियाज़ हो। कोई एक एम्प्लॉय, एक मिडिल लेवल का एम्प्लॉय के पास भी एक बहुत अच्छा ब्रिलियंट आइडिया हो सकता है। तो अगर ये एम्प्लॉय और मैनेजमेंट एक दूसरे से बातें करें, अपनी आइडियाज़ को शेयर करें, तभी जाके ये चीज़ पॉसिबल है कि वो भी उनके पास भी एक अच्छी अप्रोच मिलेगी और अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे, ठीक है? हाँ, और नेक्स्ट बात है एंड शुड प्रोवाइड वैल्यू एडिशन। हाँ, ऑब्वियस की बात है कि अगर हम डिस्कस करेंगे, कुछ कमियां हैं इम्प्रूव करेंगे, तो हमें एक वैल्यू एडिशन होगा हमारे फर्म के लिए। हु एम आई एम द प्रैक्टिसिंग यूनिट। तो हमारे लिए वैल्यू एडिशन का काम करेगा जब भी अगर हम ये प्रोसेस को पीयर रिव्यू के प्रोसेस को अडेप्ट करेंगे। फिर दूसरी बात क्या है? इट इज़ नॉट merely and the peer reviewer should not merely adopt a tick box approach. टिक बॉक्स अप्रोच क्या होता है? अब समझो, सोचो। टिक बॉक्स अप्रोच का मतलब होता है कि बस करने के नाम पे कर देना काम, ठीक है? आपको कोई प्रोग्राम में था, आपको स्कूल के टाइम्स में आपको इंटरेस्ट नहीं था कुछ करने का, लेकिन फिर भी टीचर का था कि आपको करना ही है, तो आप बस एक करने के नाम पे कर देते थे, बिना मन के, बिना किसी इंटेंशन के कि हाँ हम हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है? उस चीज़ को कहेंगे हम टिक बॉक्स अप्रोच फॉर द नेम से, ठीक है? आप इसे लिख लो यहाँ पे।
तो आगे बढ़े। In determining issues which are subjective, ठीक है, the purpose is not to replace the PU's opinion with the opinion of the reviewer, but to verify the process followed in exercise of judgments by the PU. Verification of the process, which include verification of working papers maintained by the practicing units. ठीक है, इसमें कोई टेक्निकल सी बात नहीं थी, कोई मुझे नहीं लगता कि अगर आपको इसमें डाउट हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई हैव रिप्लाई टू योर कमेंट्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये इसमें ये क्लास पॉइंट हमारा है कि ये नहीं कहता कि अपनी ओपिनियन जो रिव्यूअर का ओपिनियन है उसको प्रैक्टिसिंग यूनिट के ऊपर थोपना, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। उनका समझना, फिर उनमें एडिशंस करना, कमियां है इम्प्रूव करवाना, कोई गुड प्रैक्टिसेस है उसको अप्रिशिएट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेक्टेड क्वालिटीज ऑफ रिव्यूअर। हमें क्या क्या ऐसी क्वालिटीज है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारे रिव्यूअर से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। Be well acquainted with the technical aspects of the attestation services. इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात की गई है। क्या बात की गई है? टेक्निकल एस्पेक्ट्स की। यहाँ कहा गया है कि जो हमें चेक करने आ रहा है, पहली बात तो उनको तो पता होना चाहिए ना, वील एक्सपेक्ट कि उनको तो पता हो कि क्या प्रोसेस अच्छे प्रोसेस किसको कहा जाता है। ऐसा तो हम किसी को भी अलाउ नहीं कर सकते ना कि आपको खुद को पता नहीं और आप हमारा चेक करने आ गए। यू शुड बी टेक्निकली साउंड। टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या, फॉर्म क्या होते हैं, कैसे भरा जाता है, ऑडिट कैसे होता है, उसमें किन एस्पेक्ट्स को डॉक्यूमेंट किया जाता है, किन को नहीं किया जाता है, किन एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना होता है। अगर ये इस सेक्टर की इंडस्ट्री है तो उनमें ये पॉइंट्स को ध्यान खासा दिया जाता है, दूसरों में कुछ और ध्यान दिया जाता है। तो उन सब चीज़ों को आप टेक्निकली साउंड होने चाहिए। आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखो, सभी चीज़ें आप, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन ब्रेन, exceptions are always there, but it is not possible for everyone to retain all the words, all the points that are written as it is. तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कुछ ऐसे, हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर देंगे। शायद आपको रेड दिख नहीं रहा होगा, तो हम दूसरा कलर करते। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ आईसीएसआई। आईसीएसआई का की वजह से, और आईसीएसआई ने आपको भेजा है कि आप हमारा टेक्निकल पीयर रिव्यू करो, तो आपको उनका तो पता होना चाहिए ना कि वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं। ठीक है, हैव स्टडीड वेरियस केसेस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, वेरियस केसेस डिसाइडेड। जो भी पहले किसी ने गलतियां की होगी तो उसको डिसाइड करने वाला कोई केस लॉ होगा, कुछ होगा, तो आपको वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, then he get himself or herself acquainted with the decisions of various courts. आप acquainted होना चाहिए डिसीजंस, कोर्ट के डिसीजंस। या देखो, कई बार क्या होता है, इससे भी बेटर तरीका क्या है कि आप खुद अपने हाथों से लिख दो कोर्ट। ठीक है, कोर्ट डिसीजन से आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि कोर्ट में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपने एज अ पीयर रिव्यूअर आप इनकाउंटर करते हो बहुत सारे इश्यूज को, तो आप पहले ये चेक करोगे कि अगर प्रीवियसली कोई ऐसा कोर्ट में डिसाइडेड केस तो नहीं किया कि जहाँ एक प्रैक्टिसिंग यूनिट ने ऐसी गलतियाँ की हैं और उसके रिव्यूअर ने नोटिस किया है, तो उसमें क्या हुआ था, उस सिचुएशन में क्या हुआ था। बी अवेयर ऑफ रेलिवेंट प्रोविजंस, जो हमारे एक्ट्स हैं उसके प्रोविजंस को, क्योंकि देखो अगर आपको सेक्रेटेरियल ऑडिट के अटेस्टेशन सर्विसेज को आप चेक करने आ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि कंपनीज एक्ट क्या कहते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट के बारे में, आपको पता ही नहीं है कि 204 क्या कहते हैं, क्या आप चेक कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, हैव स्टडी द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, हमारे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को आपने पढ़ा होना चाहिए। देखो इसलिए हमें प्रोफेशनल लेवल पे ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, बी अवेयर ऑफ इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स,
देखो ये सब तो आ चुकी है, ऑलरेडी आ चुकी है ये सब, लेकिन अब कुछ कुछ प्रैक्टिसेस इवॉल्व हो रहे हैं, कुछ कुछ प्रैक्टिसेस आ रहे हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि अभी डेवलपमेंट में क्या चल रहा है, ठीक है। फिर है बी गुड एट ड्राफ्टिंग रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। आपको इंग्लिश पता होना चाहिए। इंग्लिश क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि देखो, इट इज़ अज्यूम्ड कि आप बोलने में प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल। और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज बन चुका है, देखो, क्योंकि अगर पता चलेगा आप नॉर्थ रीजन के हो और आपको साउथ जाना पड़े, या साउथ के हो तो नॉर्थ आना पड़े, तो ध्यान तो हिंदी कॉमन लैंग्वेज की तरह काम नहीं करती है अगर ऐसे रीजन्स में आपको जाके करना पड़े। तो इंग्लिश कई बार बहुत ज़्यादा काम आ जाती है, एंड इंग्लिश इज़ जस्ट लाइक अ प्राइमरी लैंग्वेज फॉर मोस्ट पीपल। तो आपको इसलिए ये इंग्लिश की जानकारी तो होनी चाहिए, और इवेंचुअली हो जाता है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लाइफ में चीज़ें सीखनी होती हैं और आप सीख लोगे। फिर ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग के लिए आपको अच्छी क्यों होना चाहिए? देखो, क्योंकि प्रैक्टिस यूनिट ने कुछ ड्राफ्ट करके रखा है। आपको, अगर आपको ही ड्राफ्टिंग के बारे में नहीं पता, ये बिल्कुल उसी तरीके पॉइंट्स के बारे में है जैसे है कि आप, अगर आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं पता तो आप चेक कैसे करोगे? आपको ड्राफ्टिंग के बारे में नहीं पता चला तो आप कैसे पॉइंट आउट करेंगे उनके मिस्टेक्स? फिर डिस्प्ले प्रोफेशनल एंड कोडियस बिहेवियर। Understand the limitations. Be clear about what is outside the scope of peer review. ठीक है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्या हमारे स्कोप में है, क्या हमारे स्कोप के बाहर है। हमारा दायरा क्या है? स्कोप मतलब क्या होता है कि हमारा दायरा क्या है। जैसे आपको पता होगा कि ये आपके घर की चार दीवारी है, ठीक है, ठीक है। आप उसके बाहर जाके सोचोगे कि हाँ, हम ये इतने हिस्से को भी ले लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ करते हैं, कुछ प्लांट डाल देते हैं या कुछ भी, तो आपके पड़ोसी को उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। आप उसके हिस्से में क्यों जाओगे? तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपका दायरा क्या है। आपका अगर दायरा सिर्फ अटेस्टेशन सर्विसेज को चेक करना है तो आप सिर्फ उतनी करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पीयर रिव्यू प्रोसेस। और एज विजिबल आपको दिख रहा होगा कि 17-18 मिनट हो चुके वीडियो को। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो हमारा लेक्चर कौन सा होगा? लेक्चर नंबर 5। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।